नमस्कार साथियों, मैं हूं सचिन कुमार निगम। एक बार फिर आपका उज्जवल दृष्टि में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। साथियों, आज जैसा कि हम देख रहे हैं, भारत में ही नहीं पूरे विश्व में कोरोना को लेकर के महामारी मची हुई है। उसी बीच में आप देखते हैं भारत में किस तरह की राजनीति चल रही है, किस तरह के मुद्दे यहाँ पर निकल कर आते हैं, किस तरह की यहाँ पर घटनाएं घट रही है। सबसे दुखद घटना आपके आसपास जो आपको देखने के लिए मिलती है वो हाथरस की घटना आपके सामने एक आम घटना हो जाती है। दोस्तों, आप देख लीजिएगा उसे। इतना मुश्किल समय में, इतनी मुश्किल परिस्थितियों में एक इस तरह की घटना को जन्म देना कितनी बड़ी राजनीति का एक समय हो सकता है। दोस्तों, आप दोस्तों देख सकते हैं, हम यहाँ पर आज मैं केवल यहाँ पर 3 से 4 बातों पर आपका ध्यान आकर्षित करने का कोशिश करूंगा। आप देख सकते हैं। अब दोस्तों आप देखिएगा, ये हाथरस में जो एक गैंगरेप हुआ है उसको किस तरह से तोड़ मरोड़ कर या उसे किस तरह से दिशा दी जा रही है। अब आप ये देखेंगे कि इसमें क्या सच है, क्या इसमें गलत है। क्या एक तरफ आप देख रहे हैं, एक तरफ पूरे भारत की जनता एक तरफ आ चुकी है और सरकार एक तरफ जा चुकी है। अब ये देखना, इसमें तय करना बाकी ये है कि इसमें कैसे कन्फर्म कर पाएं, कैसे क्लियर कर पाएं कि कौन सी बात इसमें सही है। अब दोस्तों आप देख लीजिएगा, पहले मनीषा का गैंगरेप होता है, उसके बाद में उसकी जीभ को काट दिया जाता है, उसके बाद में उसकी हड्डी, रीढ़ की हड्डी को भी तोड़ दिया जाता है और उसके जो इम्पोर्टेंट पार्ट हैं उनको भी क्षति पहुंचा दी जाती है। दोस्तों, जीभ उसकी इसलिए काट दी जाती है ताकि वो अपने बयान ना दे सके और उसकी रीढ़ की हड्डी इसलिए तोड़ी जाती है ताकि वो मर जाए। अब दोस्तों देखिएगा, वो पिछले आप देख सकते हैं घटना 15 सितंबर को घटी है और वह 15 दिन हॉस्पिटल में रहने के बाद में दम तोड़ देती है। सबसे बड़ी बात आपके सामने आती है। अब दोस्तों बताइएगा, जिस लड़की के साथ में यह घटना घटी है उसके माता पिता को अंतिम संस्कार के लिए उसकी बॉडी भी नहीं दी जाती है। दोस्तों आप जानते हैं इसमें, अब आप देखिएगा क्या कारण रहा। अब ये बात मैं 2-3 यहां पर क्लियर करने वाला हूं। नंबर 1 बात देखिएगा, पहले ये सब घटना घटती है, दूसरा सरकार की तरफ से जो गाइडलाइन आती है उसमें कहा जाता है या फिर उसमें जो एक रिपोर्ट आती है निकल करके उसमें आता है, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है उसमें एक नया मोड़ दे दिया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट कहती है कि ना तो रीढ़ की हड्डी टूटी है, ना जीभ काटी गई है और ना ही उसका रेप हुआ है। पहली बात यहां पर होती है। दोस्तों दूसरी बात आती है, अभी दूसरी बात निकल के आती है कि हाथरस के डीएम कहते हैं कि उसे अंतिम संस्कार के लिए बॉडी इसलिए नहीं दी जाती है, पुलिस प्रशासन इसका अंतिम संस्कार खुद इसलिए कर देता है क्योंकि लड़की के माँ बाप या लड़की के परिवार वाले बॉडी को लेकर के बार्गिंग कर रहे हैं। अब आप देखिएगा कितने इस शर्मनाक हरकत को किस तरह से आप देख सकते हैं अंजाम दिया जा रहा है। एक प्रशासनिक अधिकारी हाथरस के डीएम साहब कहते हैं कि वहां पर बार्गिंग की जा रही है और कहा जा रहा है कि बॉडी की हमें इतने पैसे चाहिए। अब देखिएगा, वो कहते हैं कि जब हमने 25 लाख तक बोल दिया है, सरकार की तरफ से 25 लाख रुपए के लिए बोल दिया गया है और वो तब तक भी नहीं माने हैं तो हमें मजबूरी में बॉडी को जलाना पड़ा। अब आप बताइएगा दोस्तों, क्या ऐसे कैसे पॉसिबल हो सकता है। 14 से 15 दिन हॉस्पिटल में रही है, उसके बाद में उसके माँ बाप को उसकी बॉडी भी नहीं दी जाती है। आगे चलते हैं और बढ़ते हैं आगे की तरफ। परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के परपोते राजरत्न अम्बेडकर जब डीएम से मिलते हैं तो वह बताते हैं, वहां से आने के बाद में वो बताते हैं कि सभी साक्ष्य को मिटा दिया गया है और केवल 4 पॉइंटों पे एफआईआर दर्ज करा दी गई है। पहला पॉइंट क्या है? पहला बताया गया है कि ना तो उसमें रीढ़ की हड्डी टूटी है, उसमें ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, बल्कि एफआईआर में लिखा गया है कि एक लड़का और लड़की यानी कि मनीषा और मनीषा का भाई घर पर होते हैं, उसके माता पिता भी घर पर होते हैं, रात के 9 बजे का समय होता है और वहां पर एक लड़का आता है और मात्र उसे छेड़ता है या उसे कुछ कहता है और वह भाग जाता है। इतनी सी घटना उन्होंने केवल और केवल एफआईआर में लिखा है। अब आप दोस्तों देख लीजिएगा, जो 4 दरिंदे हैं उनका उसमें कोई जिक्र नहीं किया गया है उस एफआईआर में। अब राजरत्न अम्बेडकर साहब कहते हैं, वो बताते हैं कि आप देखिएगा, उन्होंने कहा है कि मैं 1.5 घंटे की मुलाकात में डीएम साहब का सीधा सीधा फोकस ये था, वो ये कहना चाहते थे, वो मुझसे ये कहवाना चाहते थे कि वो जाकर के मीडिया से ये कहें कि उस लड़की का रेप नहीं हुआ है।
अब राजेंद्र मेडिकल साहब कहते हैं, अब देखिएगा जब वो डीएम मेरे ऊपर इतना बड़ा प्रेशर 1.5 घंटे तक रख सकते हैं, मुझे इतना प्रेशराइज कर सकते हैं कि मैं ये कहूं कि बलात्कार नहीं हुआ है, तो उसके माँ बाप पर कितना प्रेशर किया गया होगा। पहली बात दोस्तों आपके सामने ये आती है। दूसरी बात, मीडिया को उनके पास तक नहीं जाने दिया जाता है। मीडिया को अभी तक भी उनके पास में नहीं जाने दिया गया है। गांव के काफी बाहर रोक लिया जाता है, पुलिस प्रशासन अंदर जाने नहीं देता है, और तो और मीडिया के साथ में अभद्रता की जाती है। अब ये दोस्तों बताइएगा, 4 स्तंभ कहा जाने वाला मीडिया आगे क्यों नहीं जा पा रहा है? उसके हाथों को क्यों बांध दिया गया है? उसे क्यों रोका जा रहा है? दूसरी बात आपके सामने ये आती है। तीसरी बात, अब बात ये आती है सामने, तीसरा पॉइंट आपके सामने निकल करके ये आता है। आप देखते हैं कि अभी वहां पर एसडीएम, डीएम और कुछ प्रशासनिक अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया जाता है। अब ये बात बताइएगा, सस्पेंड करना उन अधिकारियों को क्या दर्शाता है? क्या कोई भी अधिकारी इतने बड़े केस में, इतने बड़े मुद्दे में क्या अपने विवेक से काम कर सकता है? अगर आप देखिएगा वहां पर एसएसपी को सस्पेंड कर दिया जाता है, एसडीएम को सस्पेंड कर दिया जाता है, क्या एसडीएम डीएम के बिना कोई फैसला ले सकता है? अब ये बताइए, क्या डीएम राज्य मंत्री के बिना कोई फैसला ले सकता है? क्या राज्य मंत्री मुख्यमंत्री के बिना फैसला ले सकता है? अब आप ये देखिएगा, इन लोगों को सस्पेंड करने के बाद में किसको बचाया जा रहा है? किसको बचाने का प्रयास किया जा रहा है? क्या उन 4 दरिंदों को बचाने का प्रयास किया जा रहा है या सरकार को बचाने का प्रयास किया जा रहा है? ये नाकामी है जो सरकार की सीधी सीधी नजर आती दिखाई दे रही है अभी वहां पर। अब दूसरी बात, दूसरी तरफ आइएगा, इस बात में अब दूसरा मोड़ ले लिया है। एक तरफ तो है कि घर वालों को किसी से नहीं मिलने दिया जा रहा है, उन्हें वहां पर बंधक बना करके रखा गया है। दूसरी तरफ सारे साक्ष्य मिटा दिए गए हैं, बॉडी को जला दिया गया है। रिपोर्ट बताती है डीएनए की कोई वहां पर बलात्कार नहीं हुआ है, रीढ़ की हड्डी नहीं टूटी है, उसकी जिह्वा को नहीं काटा गया, उसके किसी भी पार्ट को कोई क्षति नहीं पहुंची है। दूसरी तरफ मोड़ निकल के आता है, अगर ये सब नहीं हुआ है तो फिर प्रशासनिक अधिकारियों को सस्पेंड क्यों किया जा रहा है? 25 लाख रुपए क्यों दिए जा रहे हैं? अब दूसरी बात यह है, क्या 25 लाख रुपए देने से या फिर सस्पेंड करने से, उन अधिकारियों को सस्पेंड करने से क्या समस्या का हल निकल चुका है? क्या ये एक जो न्याय है वो न्याय मिल चुका है? यहां सीधी सीधी कहीं ना कहीं न्यायिक तौर पर संविधान की हत्या की जा रही है, आप देख सकते हैं। दूसरी तरफ अब आप यहां पर 4 दंदों को बचाने का प्रयास कर रहे हैं, यहां सरकार को बचाने का प्रयास कर रहे हैं, यह भी आपको चिंतन करना होगा। तो दोस्तों आप देखिएगा, ये हाथरस का जो आप है, अभी हाथरस की जो है राख से निकला हुआ धुआं शांत भी नहीं हुआ है। आप प्रदेश में देख सकते हैं, बलरामपुर आपका उसमें आता है, आपका बुलंदशहर आता है, और कन्नौज, ये कई सारे जिलों में और भी बलात्कार हो चुके हैं जो अभी हल्के हल्के लाइट में आए हैं। अब आप देखिएगा, ये प्रदेश जंगल राज की तरफ आपको दिखाई दे रहा है। अब सरकार अपनी नीतियों को क्यों छुपाना चाहती है? क्यों नहीं चाहती कि मीडिया जा करके उसके घर वालों से मिले, उनकी वेदनाओं को या उनकी समस्याओं को पब्लिक के सामने लेकर के आए? ऐसा क्यों छुपाया जा रहा है उन्हें? क्यों उन्हें पैक किया जा रहा है घर के अंदर? ये सब बातें देखना होगा। तो दोस्तों आप देखिएगा, अब आप खुद सोचिएगा यहां पर हो क्या रहा है। कहीं ना कहीं आप देखते हैं, यह है, आप देख पाएंगे सरकार की नाकामियां हैं और सरकार एक तरफा काम करने का फैसला कर रही है। तो दोस्तों मैं सचिन कुमार निगम अपनी बस इन विचारों के साथ मैंने आपको ये बताया है, आपको कैसा लग रहा है आप भी इन पर ध्यान दीजिएगा। यह हाथरस का केस कोई मामूली केस आपका नहीं है। तो दोस्तों अगर यहाँ पर परम पूज्य बाबा साहब के परपोते पर इतना प्रेशर बनाया जा सकता है तो उनके घर वालों पर कितना बनाया जा रहा होगा, ये आप भली भांति समझ सकते हैं। तो दोस्तों इन हालातों में ना तो देश को पुलिस प्रशासन की जरूरत पड़ जाती है, ना कोर्ट हाई कोर्ट की जरूरत पड़ जाती है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जंगल राज कायम हो चुका है। दोस्तों आपको उठने और चिंतन करने का समय है। तो दोस्तों मैं सचिन कुमार निगम यहाँ से आपसे विदा लेता हूँ। अगर आपको लगता है कि हमारी ये विचार आपको अच्छे लगते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आगे से आप जुड़े रहें, तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। गुड डे, गुड लक, गुड बाय।